हाँ जी, चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस का, जो क्वेश्चन प्रकट हुआ था मई 22 एग्ज़ाम में। तो आपकी बुक में पेज नंबर 471 पर है। मई 22 पेपर लास्ट में दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। पेज 471 क्वेश्चन नंबर 4, और ये प्रकट हुआ था 20 नंबर के लिए। 20 मार्क्स क्वेश्चन है ये। आराम से एक बार रीडिंग ले लीजिएगा क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, मई 22 एग्ज़ाम का क्वेश्चन कह रहा है कूल लिमिटेड। वो अलग बात है, क्वेश्चन ने आपको बहुत हॉट किया, बहुत तंग किया, लेकिन कंपनी कौन सी है? कूल लिमिटेड। कूल लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड टू टेक ओवर अ रनिंग बिजनेस ऑफ फायर एंटरप्राइजेज, वेरी गुड, with effect from 1st April 21. The company was incorporated on 1st August 21. बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं 1st अप्रैल से। इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st अगस्त and the certificate of commencement of business was received on 1st October. तो ICAI ने फेंका है बाउंसर। अब आपको देखना है आप आउट होगे या आप इस पे 6 रन्स बनाओगे। द क्वेश्चन इज़ कि अब जो हमारा टाइम रेशो आएगा, वो टाइम रेशो कहाँ से कहाँ तक अराइज होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे टाइम को डिवाइड करना है या डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पर टाइम को डिवाइड करना है? तो कितने स्टूडेंट्स को लगता है इनकॉर्पोरेशन? ओके, और कितनों को लगता है कमेंसमेंट? देखो, आप पेपर में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा जो आपको लगेगा पहले कभी नहीं सोचा और अब ये पेपर में आ गया, अब ये पॉइंट आपके सामने आ गया। आप 1 मिनट के लिए ध्यान दो इस बात पर कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब हमारा पूरा बेस ही इनकॉर्पोरेशन पे टिका हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज़ फॉर कमेंसिंग योर बिजनेस, बट कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है आपकी 1st अगस्त को। यानी कि हम जो यहाँ पे टाइम रेशो देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स प्री वाले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्या हम मार्च पर ही फिनिश कर रहे हैं? यस। तो 4:8, 1:2।
ठीक है। तो 1:2 हमारा हो गया है टाइम रेशो। सबसे पहला बाउंसर यहीं था आईसीआई की तरफ से। यहाँ अटकेंगे कि क्या कमेंसमेंट लेना है या नहीं लेना है, तो आप कौन सी डेट पर प्री और पोस्ट पर जाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद नो एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस वर एंटर्ड इन द बुक्स दैट कंटिन्यूड until 31st March, and the following trial balance was extracted as on 31st March. तो देखिए इस ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है। सेल्स, COGS, रेंट, सैलरीज, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन, कैरेज, सारा सिंपल अकाउंट्स चल रहे हैं सारे के सारे। प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस, डायरेक्टर फीस, MD रेम्यूनरेशन, बैड डेट, कमीशन, ऑडिट फीस, सब कुछ आसान ही लग रहा है। देन इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिलिमिनरी अंडरराइटिंग, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। इनकी ज़रूरत कब पड़ती? अगर हमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाना होता। फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कूल लिमिटेड का कैपिटल है, देन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिबेंचर्स। उसके बाद हमारे पास है एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट ये कुछ बता रहा है टोटल सेल से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट बता रहा है COGS से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट बाइफिकेशन आ रही है रेंट की। फोर्थ पॉइंट सैलरीज, traveling expenses, depreciation, purchase consideration was discharged on 30th September। इस पॉइंट नंबर 7 का क्या यूज़ आएगा? जब हम इंटरेस्ट टू वेंडर्स को प्री और पोस्ट में डालेंगे, वहाँ हमारे लिए रेलिवेंट है पेमेंट कब आ गई है, 30th September। Not exactly payment, rather shares, but 30th September परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज हो गया है, तो इंटरेस्ट तभी तक का लगेगा। और हमें क्या बनाना है? क्या बैलेंस शीट बनानी है? नो, ओनली दी स्टेटमेंट ऑफ P&L इन दी कॉलमनर फॉर्म, वर्टिकल फॉर्मेट हमें बनाना है। तो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे हम Schedule 3 के फॉर्मेट में। तो पहला पेज स्टेटमेंट के लिए, अगला पेज नोट्स टू अकाउंट्स के लिए, और अगले थर्ड पेज से वर्किंग। हम अपना क्वेश्चन वर्किंग से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग करेंगे हम सबसे पहले टाइम रेशो, सेल्स रेशो और ये सारी की सारी एडजस्टमेंट की। तो एक पेज आप छोड़ दो स्टेटमेंट के लिए और एक पेज छोड़ दो नोट्स टू अकाउंट्स के लिए। एक से थोड़ा ज़्यादा छोड़ दो, 1.5 पेज नोट्स टू अकाउंट्स के लिए, और फिर वर्किंग्स। करें स्टार्ट वर्किंग्स। तो सबसे पहले टाइम रेशो। हमने अभी चेक भी किया था, 1:2 आ रहा है। तो टाइम रेशो प्री इनकॉर्पोरेशन इज़ टू
post incorporation. तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड है अप्रैल टू जुलाई and post is August to March 1:2. तो 4:8 आसान रेशो है 1:2. फिर देखते हैं हम सेल्स रेशो. टू इज टू थ्री एक आंसर आपने निकाला है, देखते हैं सही है या नहीं. सेल्स रेशो, सेल्स के लिए हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रही है. टोटल सेल्स फॉर द ईयर अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कब मिला है? 1 अक्टूबर. यानी कि 30 सितंबर तक सेल्स इवन रही हैं. सो सपोज एक मंथ की सेल्स x है तो सितंबर तक हर महीने की सेल x है. और उसके बाद वेयर आफ्टर they spurted to record an increase of 2/3 during the rest of the year. Increase of 2/3. तो अगर अप्रैल टू सितंबर सेल्स x थी तो सितंबर के बाद x + 2/3x. लास्ट क्लास में ही हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर. तो सेल्स हमारी आ रही हैं 5/3x अक्टूबर से लेकर के मार्च तक. तो अप्रैल से लेकर के सितंबर पर मंथ x, अक्टूबर से लेकर के मार्च पर मंथ 5/3x. अब चेक करते हैं सेल्स रेशो. 1:3. यस, तो सेल्स रेशो हमारा आ जाएगा 1:3. तो सितंबर तक सेल्स x है, तो यानी कि अप्रैल की x, मई की x, जून की x, जुलाई की x. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आए अगस्त की x, सितंबर की x और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हर महीने 5/3x. तो 5/3x इंटू में 6. तो 4:12. तो रेशो हमारी आ गई 1:3. देखो आराम से, कोई डाउट है तो बताओ. तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है. वैसे भी हमने बिल्कुल सिमिलर ही लास्ट क्लास में किया था, तो वो माइंड में भी है कि हाँ 5/3x करके ऐसा कुछ फ्रैक्शन आ सकता है. इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. सेल्स रेशो के बाद टाइम रेशो निकाल लिया हमने, सेल्स रेशो निकाल लिया. अब 1/1 पहले एडजस्टमेंट वाले खर्चे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मुश्किल तो बस वही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. हमने पढ़ के देख लिया और कुछ नहीं है, सीधा रेशो में डिवीजन है. अब सिर्फ एडजस्टमेंट्स हम 1/1 देख लेते हैं. तो सेल्स रेशो के बाद अगली एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 2, द कंपनी डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम डील करते हैं. द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
was reduced by 10% since 1st August 21 as compared to the pre-incorporation period. देखो ऐसी एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? आप पहले पानी पियोगे, खुद को आप संभालोगे, फिर आप वापस आओगे कि यार कहना क्या चाहते हैं ये। क्या हमें ये समझ में आता है ये बात कर रहे हैं COGS की, और ये कह रहे हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, वो 1 अगस्त से 10% रिड्यूस हुई है। मतलब शायद हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हुई है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है। अब सपोज़ अगर ये पॉइंट नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता, तो हम COGS को कैसे डिवाइड करते? किस रेशो में? सेल्स के रेशो में। देखो अभी तक हम लोग अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं GP से, तो हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस COGS इज GP। तो इसका मतलब सेल्स और COGS दोनों ही सेल्स रेशो में आ रही है, फिर हम GP निकालते हैं, और GP को भी हम किस रेशो में बांटते हैं? सेल्स रेशो में। और लॉजिकली COGS सेल्स से कनेक्ट करता है, तो किस रेशो में जाना चाहिए? सेल्स रेशो में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर COGS इवन नहीं है, वो जुलाई तक जो है अमाउंट अगस्त से उस पर 10% कम है। तो पहले हम वापस से अगर मान लें COGS जुलाई तक का X है, तो अगस्त से हम कह सकते हैं 0.9x 1 माइनस 10%। पहले ज़रा इतना देखते हैं। जो भी पार्ट मुश्किल लगे उसको धीरे धीरे देखो, वो सॉल्व हो जाएगा। सारा एक साथ देखोगे फंस जाओगे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा भाई लेट COGS बी X। अब देखो COGS जो है वो मंथली नहीं आता है ना, COGS मंथली नहीं होता, तो हम ये बोलेंगे लेट COGS टिल जुलाई। Let COGS till July be X, and from August ये हो जाएगा 0.9x, यानी कि 1 माइनस 10%, 0.9x। तो COGS पहले वाला X था, तो 1 अगस्त से हो गया 0.9x। अब हमें इसका रेशो चाहिए, COGS को किस रेशो में डिवाइड करें। ठीक है, अभी लिखना नहीं। एक तरीका है, हम ये सोचें ये पहले वाला X है और बाद वाला 0.9x है, तो हम ये मान लें कि जो X है वो 4 मंथ्स के लिए है, 4 मंथ्स मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन, और ये जो बाद वाला है ये 8 मंथ्स के लिए है। हो सकता है आपको ये क्लिक करे कि इसको तो ऐसे कर देना चाहिए, x इंटू में 4, 0.9x इंटू में 8, लेकिन जैसे ही आपने ये काम किया, आपने इसको अनजाने में किस रेशो में डिवाइड कर दिया? टाइम की रेशो में, जबकि ये किस रेशो में डिवाइड होना था? सेल्स की रेशो में। तो अगर मैं इंटू 4 और इंटू 8 करके इसको टाइम रेशो में मैंने डिवाइड कर दिया, जो कि गलती करी मैंने, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x इंटू में 1 और 0.9x इंटू में 3, तो क्या मैंने इसे सेल्स रेशो में डिवाइड कर दिया? यस। सेल्स रेशो क्या थी? 1:3। टाइम रेशो क्या है? 1:2। और COGS की अपनी भी एक रेशो है, वो कह रहा है जुलाई तक x, उसके बाद 0.9x।
अब इस बदले हुए COGS को सेल्स की रेशो में लाना है, तो कैसे लाएंगे? x को मानो 1 पोर्शन के लिए, 0.9x को मानो 3 पोर्शन के लिए, ये आया COGS का रेशो। तो यानी कि x इज टू में 2.7x, अब इसको आप सॉल्व करो तो डेसिमल हटाओगे 10:27। ये तो वाकई बहुत बड़ा बाउंसर था ICAI का। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से बच के निकल आए, उस पर 6 रन्स बना लिए। यहाँ चांसेस हैं कि आउट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो भी गई तो सिर्फ COGS गलत होगा, बाकी जितना पोर्शन आप करोगे, हमारे पास एक ब्लेसिंग है स्टेप मार्किंग की, तो कोई बात नहीं, एक पोर्शन गलत होगा ठीक है, बाकी आप फिर भी कर सकते हो। पेपर की बात मैं कर रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में कभी कुछ क्लिक करता है कभी नहीं करता, लेकिन बात ये, इसको हमेशा ध्यान रखना, COGS हमेशा किस रेशो में डिवाइड होगा? सेल्स की रेशो में। तो नॉर्मली COGS इवन होता है, तो ठीक है, अमाउंट उठाया 1:3 में बांटा। अब यहाँ पे उसका भी अमाउंट बदल रहा है, पहले वो अगर 100 है तो बाद में वो 90 है। अब इस बदले हुए रेशो को सेल्स रेशो में कैसे लाओगे? फर्स्ट पोर्शन इंटू में 1, सेकेंड पोर्शन इंटू में 3। 1 और 3 क्या है? ये वही सेल्स रेशो है जो हमने अभी निकाला था, जस्ट पहले हम यहाँ निकाल कर आए हैं सेल्स रेशो 1:3। तो COGS का हमारा रेशो 10:27। फिर उसके बाद अगली एडजस्टमेंट हमारी आ रही है रेंट की। रेंट एक बार पहले आप ट्राई करो। तो अगली एडजस्टमेंट जो हमारी रेंट की आ रही है, मैं एक बार लिख देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, और आप कोशिश करना अमाउंट आप खुद निकालना। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 20% से रेंट बढ़ गया है फ्रॉम 1 नवंबर। ईयर हमारा चल रहा है वही अप्रैल टू मार्च, और इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन है एडिशनल स्पेस की 1 जुलाई से। अब जब रेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले टोटल में से जो आपका एडिशनल स्पेस है ना, पहले उसको हटा दो, ताकि बचे हुए को फिर हम टाइम रेशो में लेकर के जाएंगे, रेंट की टाइम रेशो पे। टोटल रेंट हमारा है 80,000।
इसमें से माइनस करेंगे रेंट ऑफ एडिशनल स्पेस। तो एडिशनल स्पेस कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स। 6,000 इंटू में 9, तो 54,000 का जो आपका एडिशनल स्पेस है वो पहले माइनस कर दो। बच गया हमारे पास 26। इस 26 को टाइम रेशो में डालेंगे, लेकिन वो पहले वाली टाइम रेशो नहीं, रेंट की निकालनी पड़ेगी क्योंकि रेंट बढ़ रहा है नवंबर से। तो पहले मैं वेट करूंगी, आप आंसर निकालो, आप अपना आंसर दो। आप मुझे अमाउंट बताओ प्री का और पोस्ट का। तो हमारे पास पहला आंसर आ गया है, प्री का 14,000, 64। तो क्या ये 80 हो गया रेंट आपका? है ना, यहीं से पता चलेगा कुछ गड़बड़ है। 66, ओके। फर्स्ट आंसर है हमारे पास। और कोई आंसर? ओके, 14 and 66 अगेन। एट and 72, 14 and 66, ओके। 14 and 66, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ 14 और 66 की है। देखते हैं सही है कि नहीं। तो हमने टोटल रेंट में से माइनस कर दिया एडिशनल स्पेस। 1 नवंबर से रेंट राइज हो रहा है 20% से। अगर हम मान लें लेट मंथली रेंट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, रेंट कब से बढ़ रहा है? नवंबर से। तो अप्रैल टू अक्टूबर हम मान लेते हैं एक्स है पर मंथ। अगर रेंट आपका अप्रैल टू अक्टूबर एक्स है तो नवंबर टू मार्च 1.2x, 20% से बढ़ गया ना रेंट आपका, तो ये हो गया 1.2x। अब इस रेंट को डिवाइड करें हम प्री और पोस्ट में, तो हमें चाहिए रेशो प्री इज टू में पोस्ट। प्री के हमारे महीने हैं अप्रैल से जुलाई, पोस्ट के हमारे महीने हैं अगस्त से लेकर मार्च तक। हमने किया क्या है, एडिशनल स्पेस को हमने अलग किया पहले, तो बचा हुआ रेंट आया 26। इस 26 को हम डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में रेंट के हिसाब से। रेंट आपका नवंबर से बढ़ गया है 20% से, तो अब इसको हम डिवाइड करें तो अप्रैल टू जुलाई हम कह सकते हैं हर महीने x है, तो x इंटू में 4, चारों महीनों का रेंट कितना? x। पोस्ट में आए अगस्त का x, सितंबर का x, अक्टूबर का x, और फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स के लिए 1.2x। अब इसमें एक भी x अगर इधर का उधर हुआ
तो हमारा अपोर्शनमेंट रेंट का गलत हो जाएगा। तो ये जो एक्स आ रहे हैं ध्यान से समझ लेना, हर महीने के एक्स हैं यहाँ पर। अप्रैल मई जून जुलाई का एक्स, अगस्त का एक्स, सितंबर का एक्स, अक्टूबर का एक्स, नवंबर से हो गया 1.2x। तो 1.2x इंटू में 5। अब ये बोलो रेशो 4:9। तो ये रेशो आ गई 4x:9x। तो यानी कि हमारा जो 26,000 है उसको 4:9 में डिवाइड करें तो प्री इनकॉर्पोरेशन रेंट 26,000 इंटू में 4 अपॉन में 13 कितना 8,000। और आपका पोस्ट एक्विजिशन रेंट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैलसी शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हो ना, सिर्फ 9 दबाओगे, प्रेस करोगे और आंसर आ जाएगा। तो आपका पोस्ट वाला आ गया, कितना बताया आपने 18,000। ये तो हुआ 26,000 का हिसाब किताब। अब वो जो एडिशनल स्पेस का रेंट था 54,000, उसका क्या करें? तो देखो जुलाई से लेकर मार्च तक का है वो, इसमें प्री का टाइम पीरियड कितना है? सिर्फ 1 महीना जुलाई। तो जुलाई प्री में है और आगे सारे के सारे पोस्ट में है। तो आपका एडिशनल स्पेस प्री और पोस्ट एडिशनल स्पेस का जो रेंट है प्री में सिर्फ महीना कौन सा आ रहा है? जुलाई। तो सिंगल मंथ आ रहा है यानी कि 6,000। और पोस्ट अब ये चलने वाला है अगस्त से लेकर के मार्च तक, 8 महीने 48,000। तो आपका प्री और पोस्ट 8 and 6, 14 and 18 and 48, 66। तो बहुत सारे बच्चों ने निकाला था, वेरी गुड। 14 and 66। देखो ये है किराए का हिसाब किताब। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। बस इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है, इतने पॉइंट्स थे बस। ये वो 1 या 2 पॉइंट वो अटकाएंगे, आगे बहुत आसान है। आगे देखना आप कितना स्पीड से होगा। अगला पॉइंट आ रहा है सैलरी। सैलरीज के लिए क्वेश्चन कह रहा है सैलरीज वर ट्रिपल्ड फ्रॉम 1 जुलाई। तो यानी कि अप्रैल मई जून, अगर हम मान लें x पर मंथ, तो जुलाई से लेकर मार्च तक सैलरीज हो गई 3x। सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम जुलाई, तो अप्रैल मई जून x, जुलाई से मार्च 3x। अब निकालें प्री और पोस्ट। 1:2। तो प्री में हमारा अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई की हो गई 3x। पोस्ट में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, 8 महीने 3x। तो 6:24, 1:4। तो डिवाइड कर देते हैं सैलरी।
सैलरीज हमारी आ रही है 42। बोलो आसान था ना, सैलरी में कोई इशू नहीं था। अगला हमारे पास आ रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 4800 टूवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। बिल्कुल सिमिलर हम लोग कर चुके हैं एडजस्टमेंट, तो ये तो बहुत आसान है। क्या याद है इस केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक साथ दिखाना है या अलग अलग? अलग अलग करना है। सेल्स प्रमोशन को अलग दिखाएंगे, बैलेंस को अलग दिखाएंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा टोटल 16,800, इसमें से लेस कर देते हैं टुवर्ड सेल्स प्रमोशन। यहीं पे बस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशो, सीधा हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में हम बाइफरकेट कर देंगे। तो जो 4800 है उसको सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे, और जो बचा हुआ 12,000 है उसको टाइम रेशो में करेंगे। अगर ऐसा बाइफरकेशन नहीं होता तो ट्रैवलिंग सारा का सारा सेल जाता, पर अगर 4800 बोला है सेल है, इसका मतलब बाकी फिर टाइम की रेशो में डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट 9600, एडजस्टमेंट कह रही है 600 फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन अगस्त। तो अगस्त हिस्सा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 600 और 9000 को डिवाइड कर देते हैं टाइम रेशो में। इसको यहीं पे डिवाइड करेंगे क्योंकि बाद में प्लस 600 करके दिखाना है। तो 9000 को टाइम रेशो में डिवाइड करते हैं 3 और 6। और पोस्ट में ही प्लस करेंगे हम 600, तो प्री आपका 3000, पोस्ट 6600। लग रहा है ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगना भी चाहिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो ऊबड़ खाबड़ बाउंसर्स भी लेकर आएगा और कुछ ऐसे वो वाली बॉल्स भी लेकर आएगा। बस 6 पे 6 हम मारे जा रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। डेप्रिसिएशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और लास्ट देखो हम लास्ट पर आ गए, इंटरेस्ट टू वेंडर। क्या हमारे पास है ट्रायल बैलेंस के अंदर? यस। इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स 4200। इंटरेस्ट टू वेंडर्स 4200। इंटरेस्ट कब तक का है ये? 30 सितंबर का।
वो इम्पोर्टेंस है हमारे लास्ट एडजस्टमेंट की कि 30 सितंबर तक का ये इंटरेस्ट है, पेड अप टू 30 सितंबर। तो इसको अब अगर प्री और पोस्ट में बांटोगे 4:2, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो प्री इनकॉर्पोरेशन के 4 महीने और पोस्ट के 2 महीने। एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, बस हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ऐसे थोड़ी सीए टफेस्ट कोर्स में माना जा रहा है ना? ऐसे तो नहीं है, अब इंटर का पेपर है, काम तो पूरा करना पड़ेगा, करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखना पेपर के अंदर क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखना सीए जो है ना वो कॉन्फिडेंस का खेल है। ट्रस्ट में आपके एग्ज़ाम के अंदर ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप निकल जाओगे, और आप घबराए हुए हो तो वो घबराहट आपको ले डूबेगी। छोटा सा एग्जाम्पल देखो इस क्वेश्चन में। मान लो बच्चे ने हिम्मत करके करना शुरू किया कि बाकी भी नहीं आता मुझे करना तो यही पड़ेगा, हिम्मत करके करना शुरू किया। तो देखो सबसे पहले सेल्स पर आएगा, सेल्स रेशो निकाली, सीओजीएस पे आएगा, हिम्मत टूटेगी, सीओजीएस में कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं कि क्या किया मैंने, या फिर गलत करके लग रहा होगा सही करा है, सीओजीएस। फिर रेंट पे आएगा, फिर एडजस्टमेंट, फिर सैलरी पे आएगा, फिर एडजस्टमेंट, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर डेप्रिसिएशन। यहाँ आपका मनोबल टूट जाता है कि ख़त्म हो गया, क्या हो रहा है, हर चीज़ पे एडजस्टमेंट है, हर चीज़ पे एडजस्टमेंट है। यहाँ तक आप हिम्मत छोड़नी अपनी शुरू कर देते हो कि समझ में नहीं आ रहा। और अगर हिम्मत रख ली, थोड़ी सी रख ली, तो बस इसके बाद कुछ है ही नहीं, यहीं तक रखनी थी बस, आगे कुछ है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, सीधा आपको बाइफरकेट करना है। बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस रखना, हमने जो करा है अच्छा करा है, कॉन्सेप्ट आता है, उस पर भरोसा रख के क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है ना? चलो अब हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। हमारे एडजस्टमेंट हमारी सारी हो गई, तो आपका सेकंड पेज आपने छोड़ा होगा नोट्स टू अकाउंट्स के लिए। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करें उससे पहले 1 मिनट लगाओ, बाकी जो खर्चे हैं डिसाइड कर लो किस रेशो में जाने हैं। बस 1 मिनट माइंड में डिसाइड कर लो कौन सा खर्चा किस रेशो में बंटना है। और नोट्स टू अकाउंट्स क्योंकि हम प्री और पोस्ट में बांटेंगे, तो नोट्स टू अकाउंट्स भी 5 कॉलम में ही बनेगा आपकी बार। बेसिस भी लिखना पड़ेगा, अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, और प्री और पोस्ट में बांटना भी पड़ेगा। तो बनाते हैं हम इसको भी ज़रा कॉलम में ही। हमारे पर्टिकुलर्स आएंगे, बेसिस आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, और प्री और पोस्ट आएगा।
particulars, basis, amount, pre-incorporation amount and post-incorporation. अभी क्लास में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पेपर में पूरा लिख कर आएंगे. प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट. हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर 4 एक्सपेंसेस की हेडिंग है, वही हम बनाएंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस. तो 4 हेडिंग है, 4 ही हम बनाने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट से. एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के अंदर अब पहले देखते हैं हम क्या क्या जाएगा. देखो सबसे पहले तो सैलरीज पोस्ट करते हैं. सैलरीज के बेसिस में हम रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर का. अमाउंट हमारा है 42. और प्री पोस्ट आप देखो कितना आ रहा है. $8,400, $33,600. ये है हमारी सैलरीज के अलावा एमडीज रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, तो वो भी यहाँ पर जाएगी. मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ कंपनी का ही होता है, तो ओनली पोस्ट. तो एमडी की रेम्यूनरेशन 8,200, पोस्ट ओनली. उसके अलावा ढूंढो क्या कोई और एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो. डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय. कमीशन नहीं, कमीशन अदर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा. डायरेक्टर फीस एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट नहीं बनेगी. तो एम्प्लॉय बेनिफिट में बस यही है. नोट आपका क्लोज हो गया. $41,800. सेकेंड हम बनाएंगे फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट में हमारे इंटरेस्ट आने वाले हैं. तो 2 इंटरेस्ट है हमारे पास, डिबेंचर इंटरेस्ट and interest paid to vendors. Debenture interest only post. Interest to vendors working note number 2,800 and 1,400. फाइनेंस कॉस्ट में बस 2 ही इंटरेस्ट है. नोट कंप्लीट है हमारा.
अच्छा हाँ 3000। फाइनेंस कॉस्ट के बाद फिर बनाते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सीधा सीधा चला जाएगा 3066। टोटल हमारा था 96 और रेफरेंस आपका आएगा वर्किंग नोट का। डेप्रिसिएशन का नोट भी हमारा क्लोज है। एक्सपेंस के लिए टोटल 4 ही बना रहे हैं, तो फोर्थ आपका अदर एक्सपेंसेस। अब 1 बाय 1 सारे खर्चे हम उसमें डालते जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं रेंट से। तो रेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आप बता रहे हो 14,000 and 6,600। 14 and 66, 80,000 का हमारा रेंट। रेफरेंस आ रहा है वर्किंग नोट नंबर का। रेंट के बाद सैलरीज हो गई हमारी, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग के साथ साथ सेल्स प्रमोशन। फोर एंड 8, अगेन दोनों के साथ वर्किंग नोट रेफरेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन हम डाल चुके हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड 800। और किस रेशो में? सेल्स रेशो में। तो सेल्स रेशो हमारी थी 1:3। नहीं 1:3 आ रहा है, 200 और 600। सेल्स रेशो 1:3। तो कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो। $1,600, 3,200। Then advertisement sales ratio, miscellaneous expense time ratio. $4,000 and advertisement. $4 and 12। एडवर्टीजमेंट आपका 16। मिसलेनियस एक्सपेंस टाइम रेशो।
8400, 16800. Director fees only post. MD रेम्यूनरेशन हम डाल चुके हैं. बैड डेट्स एंड कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल्स रेशो. $800, 2400. कमीशन के बाद ऑडिट फीस पोस्ट ओनली. यस, अगर टैक्स ऑडिट लिखा होता तो फिर सेल्स में. $6,000. हालांकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक नोट डाला है कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ये टैक्स ऑडिट नहीं है. वैसे भी अगर टैक्स वर्ड नहीं है तो हम यही मानते हैं वो नॉर्मल ऑडिट है. तो उन्होंने फिर भी नोट लिखा है कि हम मान रहे हैं ये नॉर्मल कंपनी का ऑडिट है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट. ऑडिट फीस के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, वेंडर हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स रेशो. बस हिम्मत मत हारो, ख़त्म हो ही गया. हाँ, अब एनर्जी वापस आई. 6,000 एंड 18,000. और फिर आई थिंक सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन ओनली पोस्ट. देखो, उसके बाद कोई खर्चा और इनकम नहीं है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं. अब आराम से इस नोट का टोटल कर लेना अदर एक्सपेंसेस का. कितना आ रहा है टोटल? 44,200, 154, 600. यस, प्लीज़ चेक कर लीजिए सभी. अगर टोटल नहीं मैच हो रहा तो कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर छूट गया होगा. तो जिनका हो गया वो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. तुम्हारे हिसाब से तो मुझे ना एक वीडियो याद आ गई, अभी दिखाती हूँ. ये जो तुम्हारी क्वेरी है ना कि कितना टाइम लगेगा मैम इस क्वेश्चन में, अभी मैं इस पर एक वीडियो दिखाती हूँ, पहले तुम लोग पूरा कर लो. अब और अभी फाइनल आंसर तो बाकी है.
अभी हमने वर्किंग नोट्स कर लिया और उससे पहले वाला नोट्स कर लिया, फाइनल आंसर तो अभी बनाना बाकी है जिससे हमें 20 नंबर मिलेंगे। वीडियो दिखाऊं पहले? हाँ पहले वीडियो दिखाती हूँ, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट। तो बहुत कम प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। तो बहुत कम। अगर आपके दिल की बात करें तो मैम पूरे 3 घंटे में हम यही करेंगे आराम से। वही तो स्पीड बढ़ानी है, इसीलिए तो पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़। मॉक टेस्ट के बिना आप भूल जाओ आपकी स्पीड बढ़ सकती है, इम्पॉसिबल है। जब तक आपने अपने सिर पे डंडा नहीं लगाया ना, अभी आज ही देखो हमने क्लास में क्वेश्चन किया 16 मिनट्स का लेकर, जब मैंने बोला आखिरी 3 मिनट 4 मिनट, सबने स्पीड बढ़ाई, सबने स्पीड बढ़ाई। और अगर वो डंडा सिर पे है तो हमारी स्पीड बढ़ भी जाती है। तो स्टार्टिंग में तो कभी मत सोचना कितना टाइम लगेगा, तो तुम्हें लगेगा यार हमें तो घंटा लग जाएगा इस क्वेश्चन में। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी उसकी चिंता मत करो, अभी ये चिंता करो क्वेश्चन समझ में आया ना, पेपर में आया तो कर लेंगे ना, स्पीड तो धीरे धीरे ही बनेगी। तो ये हो गया सबका अदर एक्सपेंस वाला। बना लें अब स्टेटमेंट। तो वही स्टेटमेंट जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे 5 कॉलम के साथ। प्रॉपरली स्केड्यूल 3 फॉर्मेट में बनाएंगे तो जीपी से स्टार्ट नहीं होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ये वाला मतलब, हाँ कंपनी के केस में यही फॉर्मेट लेना है, स्टेटमेंट वाला। कंपनी का P&L आएगा और बैलेंस शीट आएगी तो वर्टिकल चलेगा, P&L भी और बैलेंस शीट भी। याद है ये डाउट पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी आया था आपको कि उसमें फॉर्मेट कौन सा लेना है, तो फिर हमने सीखा था कि वहाँ तो हम इंडिविजुअल का बना रहे हैं तो कैसे भी बनाओ, कंपनी का बना रहे होते तो स्टेटमेंट फॉर्म में आता। तो हमारा पर्टिकुलर्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और ये पी जो मैंने लिखा है इसका मतलब पर्टिकुलर्स। ठीक है ना, क्लास में शॉर्टकट ठीक है, पेपर में ध्यान रखना। तो स्टार्ट कर देते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कर दें स्टार्ट ना, बना लिया सबने फॉर्मेट? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब चैप्टर का पूरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स का वर्किंग नोट ऑलरेडी हमने बना रखा है, वर्किंग नोट नंबर 2 सेल्स रेशो के लिए। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमने डाल दिया वर्किंग नोट 2, वहाँ पर है डिटेल इसकी। तो प्री और पोस्ट बाइफरकेशन देखो क्या क्या आ रहा है। 640 देखिए प्लीज़, यही आ रहा है 640 और 1280। ये नहीं आ रहा।
4,80,000, 14,40,000। और आपने पहले भी एक दो चीज़ें करी है ना, वो खास ध्यान रखो, गलती हो रही है आपसे। हाँ बस, क्योंकि ये गलती अगर क्लास में हो रही है ना तो पेपर में भी होगी, तो उसका खास ध्यान रखो। तो ये आपका 1:3 की रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कोई और कोई इनकम है हमारे पास? नहीं। तो अदर इनकम हमारे पास कुछ नहीं है, और हम निकाल रहे हैं टोटल रेवेन्यू। वर्किंग नोट का जो रेफरेंस है ना, वो कभी कभी हम यहाँ पर भी दे देते हैं। हम नोट्स टू अकाउंट्स में अगर नहीं लिखना चाह रहे वर्किंग नोट, तो वहाँ पे सिर्फ नोट्स टू अकाउंट आए और ब्रैकेट में आप वर्किंग नोट लिख सकते हो। तो रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस, थोड़ा याद करना क्या था स्टेटमेंट के अंदर। एक्सपेंस में एम्प्लॉय बेनिफिट से पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, उसके अलावा परचेजेस था और चेंज इन स्टॉक था। तो देखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो जहाँ पर हमारे पास COGS है वहाँ पर हम सीधा क्या लिख देंगे? COGS, क्योंकि वो अपने आप क्या क्या एडजस्ट हो गया? परचेज एडजस्ट हो गया, ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया। तीनों स्टेटमेंट में दिखाना है, तीनों का कंबाइंड अमाउंट COGS। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंसेस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS तो हमने वर्किंग नोट बनाया ही था। आप आराम से चेक कर लो अमाउंट कितना आ रहा है। ₹4,00,000 पक्का ना? 420 और 11,34,000। अब देखो COGS डाल दिया, अब बाकी कोई स्टॉक तो है नहीं, WIP नहीं है हमारे पास, मटेरियल कंज्यूम नहीं है। अब सीधा हमारे खर्चे आ गए, वो जो 4 हमने नोट्स बनाए, 1 बाय 1 बस वो लिखना है अब हमें। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, नोट नंबर 1, 8400, 41,800। ऐसे ही बस हम चारों एक्सपेंसेस लिख देते हैं यहाँ पर। $28 and $44, then depreciation $3 and $66, other expenses $44,200, $154,600। बस ख़त्म टोटल एक्सपेंसेस।
चेक कीजिएगा 478 400 एंड 1341 400। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल देंगे, रेवेन्यू 1 एक्सपेंस 2, तो लास्ट में हम लिखेंगे प्रॉफिट। कैसे निकाला गया है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। 1600 एंड 98,600। 1600 and 98,600, 20 मार्क्स आपके। बस इतना सा आपको करना था, 20 नंबर जो है वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए हम जो काम करते हैं, हम सारे चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, 20 मार्क्स के लिए। वही तरीका है यहाँ पे पढ़ने का कि हमारी प्रिपरेशन 20 मार्क्स की हो। 20 मार्क्स की है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो हैंडल कर ही लेंगे, 5 की है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस ऐसे ही हमें चलते जाना है। ठीक है, हाँ जी। जैसे आपको जो दिए हुए एसेट्स और लाइबिलिटीज वो बैलेंस शीट में डल जाते, उसका बैलेंस शीट का पोस्ट एंड प्री नहीं होता। अभी भी तो हमने बनाई बैलेंस शीट प्री और पोस्ट के साथ, है ना। बैलेंस शीट का प्री और पोस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, बैलेंस शीट एज ऑन है, P&L फॉर द ईयर एंडिंग है। तो बैलेंस शीट तो एज ऑन है, वो एक ही दिन की कहानी बताती है, तो वो प्री पोस्ट कभी नहीं बता सकती। तो क्या बैलेंस शीट भी प्री और पोस्ट हो सकता है, नहीं, वो हमेशा एज ऑन, वो एक दिन की कहानी बताएगी। हाँ, अगर यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी होती, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, डिबेंचर, शेयर, सारा हम एक्सट्रैक्ट के अंदर डाल देते। तो क्लास की समाप्ति। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।